दोस्तों, दुनिया भर में कुछ ऐसे रहस्यमयी व्यक्तियों की रिपोर्ट्स मिलती हैं जिन्हें मैन इन ब्लैक कहा जाता है। ये तो कोई नहीं जानता कि वो आखिर कौन लोग हैं। क्या ये सरकारी एजेंट्स हैं, कोई पारलौकिक जीव, या फिर दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए लोग? ये रहस्यमयी लोग उन लोगों के प्रयासों को दबाने का काम करते हैं जो यूएफओ से संबंधित रिसर्च में लगे हों। साथ ही वो धरती के बाहर मौजूद जीवन के बारे में हमसे जानकारियां छुपाए रखते हैं। आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के बारे में जानेंगे जहां लोगों का सामना मैन इन ब्लैक से हुआ है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। 3 अगस्त 1965 38 वर्षीय रेक्स एफ्लिन, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर थे और अपनी हाईवे मेंटेनेंस इंजीनियर की ड्यूटी करते हुए साउथ कैरोलिना के सेंटा एना फ्रीवे में गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें रेल रोड क्रॉसिंग दिखाई दी जो पेड़ पौधों की वजह से नजर नहीं आ रही थी। ये खतरनाक था क्योंकि इसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स हो सकते थे। अब रेक्स ने अपने सुपरवाइजर से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था। अपनी वैन के अंदर से संपर्क करने की कोशिश करते हुए उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। उन्हें आसमान में 150 फीट की ऊंचाई पर एक हैट शेप्ड यूएफओ नजर आया। रेक्स ने तुरंत उसकी तस्वीर अपने पोलरॉइड कैमरा से ली, जिसका इस्तेमाल वो अपनी ड्यूटी में करते थे। जब यूएफओ करीब आया, रेक्स ने उससे नीली और सफेद लाइट रेस निकलती देखी। ये ऑब्जेक्ट कभी तेजी से उड़ता तो कभी एकदम स्टिल हो जाता। ये अपने पीछे एक धुएं का बादल भी छोड़ रहा था। रेक्स ने कुल मिलाकर इसकी 4 तस्वीरें ली और उस स्मोक को भी कैमरा पर कैप्चर किया। अब रेक्स को शुरुआत में लगा कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है जिसे पास मौजूद टूरो मरीन बेस से टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए उसने इन तस्वीरों को यूं ही घर पर रख दिया और किसी से भी इसके बारे में बात नहीं की। फिर एक दिन रेक्स ने ये तस्वीर अपने कुलीग्स को दिखाई। उन लोगों के रिएक्शन से उसे अंदाजा हुआ कि उसने कोई एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक यूएफओ को कैप्चर कर लिया है। अब रेक्स ने इन तस्वीरों को अपने पास ही रखा। फिर एक दिन ये तस्वीरें रेक्स ने अपनी बहन को दी, जिसने उन्हें सेंटा एना फार्मेसी के डिस्प्ले पर लगा दिया। तभी लोकल न्यूज एजेंसी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी और उन्होंने रेक्स से वो तस्वीरें मांगी। रेक्स ने आसानी से तस्वीरें एजेंसी को दे दी, जिन्होंने 6 हफ्ते बाद उन्हें अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और रेक्स की स्टोरी भी लिखी। अब न्यूज़ पढ़कर कुछ यूएफओ रिसर्चर्स को तस्वीरों में काफी दिलचस्पी हुई। रिसर्चर्स ने रेक्स को बताया कि उन्होंने दरअसल यूएफओ को कैप्चर किया है। साथ ही उन्होंने टोरो मरीन बेस से भी संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कोई भी एयरक्राफ्ट टेस्ट नहीं किया है। रिसर्चर्स रेक्स से कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल तस्वीरें चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि रेक्स ने उन्हें बताया कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनसे वो तस्वीरें ले ली है। सितंबर के एंड में कुछ वैज्ञानिक रेक्स के पास तस्वीरें लेने आए थे, लेकिन उनसे पहले मरीन क्रॉप्स ने रेक्स से 3 तस्वीरें ले ली थी। इसके बाद यूएस एयरफोर्स ने भी रेक्स से संपर्क किया और 3 घंटों तक सवाल जवाब किए। इसके बाद वो इन तस्वीरों को लेकर चली गई। बाद में उन्होंने तस्वीरें रेक्स को वापस कर दी और प्रोजेक्ट ब्लू बुक को रिपोर्ट सबमिट कर दी। ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में लिखा था कि रेक्स झूठ नहीं बोल रहे, फिर भी प्रोजेक्ट ब्लू बुक में उन्हें झूठा बताया गया। 20 सितंबर को नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के कर्नल रेक्स के पास आए और 2 दिन बाद उनसे मीटिंग फिक्स की। कर्नल ने रेक्स से कहा कि वो इसके बारे में ना किसी से बात करें, ना ही कोई इंटरव्यू दें। अब 2 दिनों के बाद 2 व्यक्ति रेक्स के पास आए और उन्होंने बताया कि वो उसी संस्था से हैं। उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं बल्कि एक जैसे काले कोट्स पहन रखे थे। एक व्यक्ति ने रेक्स को आईडी दिखाई जिसमें उसकी तस्वीर मौजूद नहीं थी। साथ ही उनके चेहरे एक्सप्रेशनलेस और अजीब थे। एक व्यक्ति बात करता था और दूसरा शांत बैठा रहता था।
जाते जाते उन्होंने रैक्स से पिक्चर्स ले लिए और कोई रिसिप्ट नहीं दी। अब रैक्स को लगा कि तस्वीरें वापस आ जाएंगी, लेकिन वो तस्वीरें उन्हें कभी नहीं मिली। रैक्स ने नूरैट से संपर्क करके तस्वीरों की जानकारी ली तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वो यूएफओस के बारे में कोई रिसर्च नहीं करते, ना ही उनके किसी ऑफिसर ने रैक्स से संपर्क किया था। अब रैक्स को अंदाजा नहीं हो रहा था कि आखिर वो दो रहस्यमयी इंसान कौन थे। अब 2 सालों बाद रैक्स के घर यूएस एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने सीएच एडमंड्स नाम का व्यक्ति आया। ये भी उन लोगों की तरह था और उसकी आईडी में भी कोई तस्वीर नहीं थी। उस व्यक्ति की कार से एक पर्पल ग्लो भी निकल रहा था जो सड़क पर पार्क थी। ये कार 1968 की डार्क ब्लू चेवी थी। रैक्स के अनुसार वो व्यक्ति काफी अजीब था। उसने रैक्स से बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में सवाल किया और ढेर सारे पर्सनल क्वेश्चंस किए। इस व्यक्ति के जाने के बाद रैक्स के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनका फोन बजता और दूसरी ओर कॉलर का जवाब नहीं आता। पड़ोसियों ने बताया कि उनके जाने के बाद कुछ अजीब लोग उनके घर की निगरानी करते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहने होते हैं। रैक्स ने ये बात एयरफोर्स से बताई तो एयरफोर्स ने उन्हें बताया कि उनका कोई भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उनके पास सीएच एडमंड नाम के किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने लिखा कि ये अब तक की सबसे शानदार यूएफओ की तस्वीरें थीं, लेकिन रैक्स के साथ अजीब गतिविधियां अभी खत्म नहीं हुई थी। 1993 में रैक्स दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे और काफी बीमार थे। तभी उन्हें एक महिला का फोन आया। महिला ने उनसे कहा कि वो अपना मेल बॉक्स चेक क्यों नहीं करती। अब महिला के फोन रखते ही रैक्स ने मेल बॉक्स चेक किया तो उन्हें एक एनवलप मिला। उसके अंदर वही ओरिजिनल तस्वीरें थीं जो रैक्स ने पोलराइड कैमरा से ली थी। ये 2008 मिस्टीरियस क्रीचर्स पर रिसर्च करने वाली जानी मानी एक्सपर्ट, राइटर और रेडियो होस्ट रेवन मेंडेल ने अपनी लाइफ में हुए एक अजीब किस्से के बारे में बात की। उनके अनुसार उन्होंने जैसे ही यूएफओस पर रिसर्च करना शुरू किया, उनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। इसकी शुरुआत अप्रैल 2008 में हुई जब दो व्यक्ति जिन्होंने काले कोट पहन रखी थी उस अपार्टमेंट से निकली जहां पहले रेवन अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो खाली अपार्टमेंट था जहां किसी को भी नहीं होना चाहिए था। उस अपार्टमेंट से निकलने के बाद वो सीधा ब्लैक कार की ओर गए जो सड़क के किनारे पार्क थी। जैसे ही वो रेवन के पास से गुजरी, उन्हें इमोशनलेस फेस के साथ घूरने लगे। जैसे ही रेवन उनकी नंबर प्लेट देखने गई, वो वहां से भाग निकली। रेवन की माने तो उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन रेवन का उन लोगों पर इंटरेस्ट लेना उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वो वहां से भाग निकले थे। अब इस एनकाउंटर के बाद रेवन को भी बार बार फोन्स आने लगे। उन्हें अपनी दीवारों से विस्पर साउंड सुनाई देते थे। इसके अलावा उन्हें अपने घर में साई या भूत दिखाई देने लगे थे। उन्हें अपने बाथरूम मिरर में एक विशालकाय हैंडप्रिंट भी मिला। इतना ही नहीं, उनकी बेटी के शरीर में शावर लेने के बाद कुछ खरोच के निशान भी आ गए थे। ये घटनाएं सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थीं। अपने डॉग को वॉक करवाते समय रेवन को वो लोग गाड़ी से फॉलो करते थे और गाड़ी उनके एकदम करीब लगा देती थी, जिससे उन्हें अंदाजा हो कि वो लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। रात सोते समय भी रेवन को चैन की नींद नहीं आ रही थी। उन्हें काफी नाइटमेयर्स आने लगे थे, जिनसे तंग आकर उन्होंने फैसला किया कि वो यूएफओ रिसर्च बंद कर देंगी। उनके फैसला लेते ही सब कुछ ठीक हो गया और उन्हें मैसेज मिल गया कि यूएफओस पर रिसर्च करना उनके लिए ठीक नहीं है। जैन ऑफ सोनबर्ग स्वीडन में रहने वाले मशहूर फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जो दुनिया भर के रहस्यमयी लेजेंड्स पर रिसर्च करने के लिए काफी मशहूर थे। वो कई टीवी शोज में नजर आ चुके थे और उन्होंने फिल्में भी की थीं। 2011 में जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी सारी रिसर्च स्वीडन की अनएक्सप्लेन्ड आर्काइव्स को दे दी गई।
एक चीज जो आर्काइव में नहीं जा सकी थी वो 1971 की स्टोरी थी जो उनके साथ घटी थी। स्कॉटलैंड के लॉकनेस में सनबर्ग वॉक कर रही थी, तभी उन्होंने साफ आसमान में सिगार के शेप का कोई ऑब्जेक्ट देखा। उनके अनुसार वो लगभग 30 फीट लंबा ग्रे ऑब्जेक्ट था। अब कुछ देर के बाद उन्होंने जंगल में 3 रहस्यमयी जीवों को देखा। दूर से वो उन्हें इंसानों जैसे लगी, लेकिन थोड़ा करीब जाते ही वो समझ गए कि ये धरती पर रहने वाले जीव नहीं हैं। वो जीव स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए और वो यूएफओ तुरंत वहां से चला गया। कैमरा पास होते हुए भी सोनबर्ग तस्वीरें नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डर के मारे उनके हाथ जम गए थे, लेकिन उन्होंने यूएफओ की एक तस्वीर ले ली थी। स्कैंडिनेविया के यूएफओ रिसर्च ग्रुप ने सोनबर्ग से उस तस्वीर की कॉपी ली। उनके अनुसार वो एक यूएफओ था। इसके बाद रिसर्चर जेम्स हागर ने भी सोनबर्ग से तस्वीरें ली थीं। अब सोनबर्ग जब स्वीडन पर अपने घर वापस आए तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे मैन इन ब्लैक उन पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें अपने गार्डन में रोज जूतों के निशान मिलते, जबकि वहां कोई आता जाता नहीं था। उन्हें ढेर सारे ब्लैंक कॉल्स आने लगे, साथ ही ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव होने लगे थे। उनके पड़ोसियों का तो यहाँ तक कहना था कि मैन इन ब्लैक की वजह से सनबर्ग का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। स्टैनिस्लाव मोस्कलेंको 1980s में सोवियत के फाइटर पायलट थे। उनका काम सोवियत बॉर्डर को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना था। एक दिन मोस्कलेंको को एक सस्पिशियस एयरक्राफ्ट को इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कुछ अजीब था क्योंकि ये मोस्कलेंको के रेडार में स्पॉट नहीं हो रहा था। मोस्कलेंको को वापस आने के ऑर्डर्स दिए गए, लेकिन जैसे ही वो लौट रहे थे कंट्रोल टावर को उस एयरक्राफ्ट से सिग्नल आने लगा, लेकिन मोस्कलेंको को अभी भी वो एयरक्राफ्ट नजर नहीं आ रहा था। कंट्रोल रूम से मोस्कलेंको को ऑर्डर दिए गए कि उनके बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर जाएं। वहां जाने के बाद मोस्कलेंको का प्लेन एक अजीब सी धुंध से घिर गया। मोस्कलेंको को नीचे एक एयरक्राफ्ट मूव होता नजर आया। उसके बाद उन्हें अजीबोगरीब विजन्स आने लगी, जैसे धुंधली सी आग जल रही हो। अब मोस्कलेंको ने अगले 3 दिनों तक उस इलाके में उस ऑब्जेक्ट को ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन मोस्कलेंको के साथ अजीब घटनाएं अभी बंद नहीं हुई थी। 1990s में मोस्कलेंको अपने दोस्त मेजर ओलेग के साथ इस किस्से के बारे में बात कर रहे थे। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने मोस्कलेंको की पीठ पर जोरदार वार किया। इसके बाद वो हवा में ऐसे उड़ गए जैसे किसी ने उन्हें हवा में उठा रखा हो। फिर उन्हें वहां से नीचे फेंक दिया गया। अब उनके दोस्त ने मोस्कलेंको को देखा तो वो एकदम डरे हुए थे। वो उन्हें लेकर गाड़ी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में अजीब दिखने वाले जीव आ गए जिन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था। ये मैन इन ब्लैक मोस्कलेंको से टेलीपैथिकली बात कर रहा था। उसने मोस्कलेंको से कहा कि उनके साथ आगे भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। फिर वो आगे आए और मोस्कलेंको के घाव को छुआ। मोस्कलेंको एकदम ठीक हो गए थे। अब आगे जाकर मोस्कलेंको के दोस्त से भी पूछताछ की गई और उसने भी ये बात कबूल की कि उसके सामने मोस्कलेंको को हवा में उड़ाया गया और उन्हें वो अजीब जीव दिखाई दिए थे। जेनी रैंडल्स ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली ऑफिसर, जिन्होंने रहस्यमयी चीजों के बारे में बुक्स पब्लिश की हैं, जिनमें टाइम ट्रैवल, क्रॉप सर्कल्स, ईएसपी जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। लेकिन 1997 में उन्होंने मैन इन ब्लैक के बारे में लिखा, जिसके दौरान उन्हें मैन इन ब्लैक से संबंधित एक ऐसी कहानी मिली जो काफी स्ट्रेंज थी। स्टोरी के अनुसार 4 दिसंबर 1987 को उन्हें फिलिप स्पेंसर नाम के व्यक्ति ने एक पत्र लिखा। उस व्यक्ति को जेनी से मदद चाहिए थी क्योंकि उसने अजीबोगरीब अनुभव किया था। 3 दिनों पहले वो इंग्लैंड में मौजूद एल्कली मोर में पैदल वॉक करने गया था। वो वहां कुछ तस्वीरें लेने के इरादे से गया था, लेकिन गांव के करीब पहुंचते ही
उसे एक अजीब साइट दिखाई दी। उसे पत्थरों के पीछे एक अजीब ग्रीन बीइंग दिखाई दिया। स्पेंसर ने तुरंत उस जीव की तस्वीर ली और फिर वो गायब हो गया। उसके बाद उन्हें आसमान में एक राउंड ऑब्जेक्ट दिखा जो तेजी से ऊपर जाते हुए गायब हो गया। अब स्पेंसर जब वापस आया तो उसे महसूस हुआ जैसे समय एकदम से बीत गया है, क्योंकि जब वो मूर्स में वॉक कर रहा था तब सुबह के 7:45 हुए थे, लेकिन अचानक चर्च की क्लॉक में 10 बज चुकी थी। स्पेंसर काफी घबरा गया था। उसने तुरंत एक बस में बैठकर फोटो लैब जाने का फैसला किया और तस्वीरें डेवलप करवाईं। हैरानी की बात थी, लेकिन वो तस्वीर सच में डेवलप हो गई। रेंडल स्पेंसर के लेटर से इम्प्रेस थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि भले ही ये कहानी काफी स्ट्रेंज हो, लेकिन स्पेंसर ने वैसा ही बर्ताव किया जैसे कोई आम व्यक्ति करता। वो पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका था और अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसलिए इस किस्से को लेकर काफी केयरफुल था। अब मार्च 1988 में स्पेंसर एक हिप्नोथेरेपिस्ट को मिलने के लिए तैयार हुए, जिन्होंने स्पेंसर को हिप्नोटाइज करके वो किस्सा याद दिलाने की कोशिश की। अब स्पेंसर को वो सब याद आ गया जो वो भूल चुके थे। दरअसल उस क्रीचर ने स्पेंसर को मूर से उठाया, लेविटेट करवाया, यूएफओ दिखाया, साथ ही 2 मूवीज भी दिखाई थी। उनमें से एक वीडियो धरती के डिस्ट्रक्शन के बारे में था, लेकिन स्पेंसर की मेमोरी में यह घटना तब नहीं थी, इसलिए उन्हें लगा कि समय अचानक 2 घंटे आगे बढ़ गया है, जबकि वो 2 घंटे उस क्रीचर के साथ बिताने में गए थे। अगली सुबह स्पेंसर को द मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर से फोन आया, जिन्होंने स्पेंसर को धमकी दी कि वो उनकी स्टोरी उनके रियल नेम और एड्रेस के साथ पब्लिश कर देंगे अगर वो इसी तरह सबको स्टोरी बताते रहे तो। अब स्पेंसर ने सभी लोगों से फोटोग्राफ्स वापस ले ली और इस किस्से को खत्म करने के लिए कहा। उन्होंने मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर्स के ऑफिस में फोन किया ताकि उन्हें बता सकें कि ये रिसर्च बंद हो चुकी है, लेकिन मिरर ग्रुप ने उन्हें बताया कि मिरर ग्रुप ने उन्हें कोई भी फोन नहीं किया था, ना ही वो उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। स्पेंसर समझ गया कि मैन इन ब्लैक उन्हें धमकियां दे रहे थे और नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता लगे। स्पेंसर ने मरने से पहले यही बात की कि उनका किस्सा सच था और यूएफओस होते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।